क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कहीं से ज़मीन फटकर ज्वालामुखी कैसे निकल आता है, या फिर भूकंप कैसे आता है। कहीं पर हमारी धरती में पहाड़ है तो कहीं पर घाटियाँ। तो ये जो हमारी ज़मीन बदल रही है, ये कैसे बदलती है, इसका राज छुपा है क्लास 9th के SST के चैप्टर 2 में, जो कि है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये जो अर्थ की सरफेस है, ये कैसे चेंज होती रहती है। अर्थ की सरफेस के चेंज होने के पीछे दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक फोर्स जो अर्थ के अंदर की तरफ से आता है और एक फोर्स जो अर्थ की बाहर की तरफ से लगता है। और इन्हीं फोर्सेस के लगने की वजह से जो हमारी अर्थ है उस पर कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, वॉल्केनोज, प्लेन्स, वैलीज, और इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया गया है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो पूरा चैप्टर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट्स में हमें इंटरनल फोर्सेस के बारे में बताया जाता है, मतलब कि वो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर की तरफ से काम करते हैं उसको हम इंटरनल फोर्सेस या फिर एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इंटरनल फोर्स क्रिएशन का काम करते हैं, और इसको समझने के लिए हमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पता होना चाहिए। इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से 3 बाउंड्रीज बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इन्हीं बाउंड्रीज की वजह से हमारे माउंटेन्स, वॉल्केनोज, मिड ओशनिक रेजेस, अर्थक्वेक्स, ये सब चीज़ें बनती हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताया गया है, मतलब कि वो फोर्स जो अर्थ की बाहर से लगते हैं और अर्थ में तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, मतलब कि एरोजन होता है, और वो जो टूटी फूटी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, वो कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ग्रेडेशन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, एक है रनिंग वाटर, एक होता है वेव्स एंड करंट्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और अंडरग्राउंड वाटर। और इन्हीं एजेंट्स की वजह से हमारे एरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें डिज़ास्टर के बारे में बताया गया है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का ही रिजल्ट होते हैं। इसमें जैसे लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, फ्लड्स, डस्ट स्टॉर्म, इनके बारे में बताया गया है। तो यही है पूरे चैप्टर की समरी। पहले हम इंटरनल फोर्सेस को पढ़ेंगे, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस और फिर डिज़ास्टर्स के बारे में। इनके अलावा प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशंस क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है एक बार आप यहाँ देख लो। तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े जिस पर हम लोग रहते हैं। इनके अंदर सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो अर्थ में ऐसे 7 बड़े टुकड़े हैं। पहला है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका यहाँ पर नीचे है, और यहाँ पर यूरोप, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हैं। जो पानी वाला रीजन है इनको हम ओशन कहते हैं, हिंदी में इनको महासागर कहा जाता है। तो ऐसे 5 महासागर हैं। पहला है ये पैसिफिक ओशियन, यहाँ से यहाँ तक। ये जो बीच वाला है इसको हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं। इंडिया के नीचे यहाँ पर इंडियन ओशन है, और यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, ये ऊपर के साइड, और यहाँ नीचे अंटार्कटिक ओशन आ जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अर्थ है उसका क्या कंपोजिशन है, वो कितने लेयर्स में डिवाइडेड है। तो जैसे कि हम सबको पता है अर्थ 3 लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहर की लेयर होती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। क्रस्ट के नीचे आती है मेंटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक और हॉट होता है। मेंटल के नीचे आता है कोर, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है और हैवी होता है। तो इसको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो ये जो कोर है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो ये जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड होता है, लेकिन जो इनर कोर होता है ये सॉलिड होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ठोस होता है। हमको लगता है कि ये लिक्विड होता होगा, लेकिन ये लिक्विड नहीं होता, ये ऐसा सॉलिड होता है। और जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड होता है। इसके ऊपर आता है मेंटल, मेंटल सॉलिड पार्ट होता है, और मेंटल से ऊपर आता है क्रस्ट। क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है ओशनिक क्रस्ट और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो वही जहाँ पर हम लोग रहते हैं, लेकिन ओशनिक क्रस्ट वो क्रस्ट होती है जो कि ओशन के नीचे होती है। तो वो जो ज़मीन होती है उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। तो इनकी चौड़ाई भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई 30 किलोमीटर तक होती है और ओशनिक क्रस्ट की 5 से 7 किलोमीटर तक। तो अगर हम इस क्रस्ट को, जो कि ये डार्क ब्राउन है, और अपर मेंटल को जो कि लाइट ब्राउन है, इन दोनों को मिला दे तो ये बनता है लिथोस्फेयर। तो यही जो लिथोस्फेयर होता है ये प्लेट्स होती हैं। ये एक प्लेट नहीं है बल्कि ये अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई होती है। जैसे आपको ये ग्रीन वाला ये पार्ट दिख रहा होगा, ऐसे ये अलग अलग हिस्सों में टूटी रहती है। कुछ प्लेट्स बहुत बड़ी होती हैं और कुछ प्लेट्स छोटी होती हैं।
तो लिथोस्फेयर के नीचे आता है एस्थीनोस्फेयर। ये वही जगह है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जब ये मैग्मा ज्वालामुखी बनकर बाहर आता है तब हम उसको लावा कहते हैं। तो ये जो एस्थीनोस्फेयर होता है ये सेमी मोल्टन होता है, मतलब कि ना तो पूरा लिक्विड होता है ना पूरा सॉलिड होता है, और इसी के ऊपर आती है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो कि मूव करती रहती हैं, और इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो ये जो लिथोस्फेयर होता है ये क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल से मिलकर बनता है, और ये अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ है। इसके नीचे आता है एस्थीनोस्फेयर जो कि सेमी मोल्टन है, और इसी के ऊपर ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती रहती हैं। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है ये WJ मॉर्गन ने दी थी। इससे हमें पता लगता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है ये हमेशा मूव करती रहती है, और ये जो क्रस्ट है ये अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है, कुछ बड़े पीसेस में कुछ छोटे पीसेस में, और इन्हीं पीसेस को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये सेमी मोल्टन लेयर के ऊपर तैरती रहती हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे माउंटेन, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज बनते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, हर साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही ये आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशनिक प्लेट, और एक होती है मिक्स्ड प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट वो प्लेट होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट आते हैं, सिर्फ ज़मीन का हिस्सा आता है, इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे। और ओशनिक प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओशंस आते हैं, जैसे इसको हम ओशनिक प्लेट्स कहेंगे। और इन दोनों के अलावा एक प्लेट्स और होती है जिसको हम मिक्स प्लेट कहते हैं, इसमें कॉन्टिनेंट भी आते हैं और ओशंस भी आते हैं, तो इस तरह की प्लेट्स को हम मिक्स प्लेट कहते हैं। तो कुछ मेजर प्लेट्स हैं जैसे कि पैसिफिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 मेजर बड़ी प्लेट्स हैं, और इनके अलावा भी छोटी छोटी प्लेट्स भी होती हैं। तो ये डायग्राम में यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी प्लेट्स दिखाई गई, ये अफ्रीकन है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यूरेशियन, ये नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अंटार्कटिक प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि जो इंडिया है कौन सी प्लेट में आता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ये अलग अलग प्लेट में डिवाइडेड है, और ये जो प्लेट्स हैं ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। तो क्या ये जो प्लेट्स हैं ये अपने आप ही मूव करेंगी? ये तब तक मूव नहीं करेंगी जब तक उसमें एनर्जी ना दी जाए। आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आपने एक बोल लिया, उसमें आपने शहद डाला, अब उस शहद के ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दो, वो कागज़ के टुकड़े हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की तरह काम करेंगे। अब आप उन कागज़ के टुकड़ों को देखो, क्या वो कागज़ के टुकड़े अपने आप ही तैरने लगेंगे? नहीं। अगर आप चाहते हो कि वो कागज़ के टुकड़े मूव करें तो हमें उस बोल में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप उस बोल को गैस के ऊपर रख दो, अब जब वहाँ से नीचे से हीट ऊपर जाएगी तब आप देखना वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो भी मूव करने लगेंगे। तो ऐसे ही जब तक उस मैग्मा या एस्थीनोस्फेयर में एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव नहीं करेगी। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? वो आती है अर्थ के कोर से। अर्थ के कोर में बहुत ज़्यादा हीट होती है, वही हीट ऊपर की तरफ आती है। जब वो हीट ऊपर की तरफ आती है तो ये जो नीचे वाला मैग्मा होता है ये गर्म होने लगता है, और कोई भी जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी चीज़ नीचे की तरफ आती है। तो ये मैग्मा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, और ऊपर जाते ही ये दोबारा ठंडा हो जाता है, और वो जो ठंडा मैग्मा होता है वो फिर से नीचे की तरफ आने लगता है, और ऐसे ही बार बार होता है, और इसी तरीके सर्कल बनता है, और इसी सर्कल को हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। तो ये जो कंडक्शन है ये हीट है जो कि अर्थ से बाहर की तरफ को आ रहा है, ये कन्वेक्शन सेल्स है, कन्वेक्शन करंट्स है जो कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं। एडवेक्शन होता है ये जो इधर से ऐसे राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इनको हम एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेक्शन करंट। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है ये हमारी इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होती है। अर्थ के कोर से बहुत सारी हीट निकलती है, उस हीट की वजह से जो ये मैग्मा होता है वो गर्म होता है, और गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है। ऊपर जाते ही मैग्मा ठंडा होता है, और वो ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ आता है, और इसी तरीके से ये एक साइकिल की तरह फॉर्म हो जाता है जिसको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। और इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आती है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से कैसे हमारी अर्थ की सरफेस बनती है। तो जहाँ पर भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं उनको हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं।
ये प्लेट बाउंड्रीज 3 तरीके की हो सकती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो पहले देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। तो इस केस में 2 सिनेरियो बनेंगे। पहला है ये, जिसमें कि जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से टकराकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं इस तरीके से, और ये बनाती है माउंटेन्स। तो इस तरीके से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो जो हिमालयाज़ है वो भी एक फोल्ड माउंटेन्स हैं और वो भी इन्हीं तरीके से बने हैं। दूसरा सिनेरियो होता है, इसमें एक ओशनिक प्लेट होती है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। क्योंकि ओशनिक प्लेट भारी होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है, तो जो भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है। इस वाले केस में क्योंकि दोनों ही हल्की प्लेट थी इसलिए वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो गई, लेकिन इस वाले केस में जो भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तब यहाँ पर वॉल्केनोज बनते हैं। वॉल्केनोज कैसे बनते हैं? जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी चला जाता है और ये वाली जो प्लेट होती है ये नीचे जाकर पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है। तो इस एरिया में अब क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारा वाटर वेपर भी है, मैग्मा भी है। तो अब ये जो वाटर वेपर और मैग्मा होता है ये वाली प्लेट होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, इसके नीचे की तरफ को छेद करना शुरू कर देती है और जब इसके नीचे एक छेद हो जाता है तो यहाँ से जो मैग्मा है ये ऊपर की तरफ आता है और ऐसे ही वॉल्केनो बनते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर अर्थक्वेक भी आते हैं। ये ध्यान रखना कि जो ओशन के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनो अर्थक्वेक आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल रिंग ऑफ फायर है। ये वाला एरिया देखो, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। इस पैसिफिक ओशन के अगल बगल में ये जो सारी ज़मीन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते हैं, इसीलिए इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप और अर्थक्वेक क्यों आते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जैसे कि हिमालयाज। और जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती हैं तो ओशन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है और इसकी वजह से काफ़ी सारे वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आते हैं। सेकेंड बाउंड्री है हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। तो पहले केस में ओशन के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तब एक ऐसा गैप जैसा बन जाता है और इसी गैप से जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और वो बाद में ठंडा होने के बाद एक नई क्रस्ट बना देता है, मतलब कि एक नई ज़मीन बन जाती है। और जो पुरानी ज़मीन होती है ये ऐसे साइड की तरफ खिसकने लगती है। खिसकते खिसकते ये जो पुरानी ज़मीन है ये ऐसे नीचे की तरफ चली जाती है और ये दोबारा से मैग्मा बन जाती है। इसी को हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं क्योंकि ये ओशन के बिल्कुल बीचों बीच में बनती है। इसका एक एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक ओशनिक रिज। ये है अटलांटिक ओशन, इधर साइड है अमेरिका और इधर साइड है अफ्रीका। तो इस अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में बिल्कुल इसी तरीके की एक रिज बनी हुई है, इसलिए हम इसको मिड अटलांटिक ओशनिक रिज कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बनी हुई है। तो इसका एक दूसरा केस है ये वाला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओशन की नीचे वाली प्लेट्स है सिर्फ वही एक दूसरे से दूर जाए, ये जो ज़मीन वाली प्लेट्स होती है ये भी एक दूसरे से दूर जा सकती है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तब बनती हैं हमारी रिफ्ट वैलीज़। ये घाटियाँ होती हैं और इन्हीं के बीच में से बाद में फिर नदियाँ बहते हुए जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये जो अफ्रीका का ईस्ट वाला साइड है यहाँ पे ये एक रिफ्ट वैली बनी हुई है। ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका से दूर जा रहा है और कई सालों बाद ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये आपकी बुक में दिया नहीं गया है, ये मैंने ऐसे ही समझा दिया है ताकि आपको पता रहे कि रिफ्ट वैली भी डाइवर्जेंट बाउंड्री का ही एक पार्ट होती है। तो ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ हैं इसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और इसमें मिड ओशनिक रिज बनते हैं जैसे कि मिड अटलांटिक रिज। इसके बाद तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के अपोजिट या फिर एक दूसरे की तरफ को नहीं आती बल्कि ये एक दूसरे के साइड साइड में जाती हैं इस तरीके से। ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी साइड बहुत ही रफ होती है, तो ये जब एक दूसरे के अगल बगल से जा रही होती हैं तो ये ऐसे फंस जाती हैं जिसकी वजह से आगे नहीं जा पाती, लेकिन जो फोर्स है वो कंटिन्यूस ऐसे लगता रहता है और फिर एक टाइम के बाद सडन मूवमेंट होती है जिससे कि अर्थक्वेक्स आते हैं।
कभी कभार ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज फॉल्ट्स भी बनाती हैं। फॉल्ट का मतलब होता है जब ज़मीन ऐसे दूर जाने लगती है या फिर ऐसे गड्ढे जैसे बन जाते हैं, तब हम इसको फॉल्ट कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये ऐसा फॉल्ट बना रहा है, इसको हम सैंड एंड्रीज फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इधर की जो एक साइड की ज़मीन है वो इस तरीके से मूव कर रही है और दूसरी साइड वाली इस तरीके से। तो ये जो फॉल्ट है ये कहाँ पर है? ये अमेरिका के ये कैलिफोर्निया में है। ये जो कैलिफोर्निया है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में है और इधर साइड है पैसिफिक प्लेट। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है वो इस तरीके से मूव कर रही है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है। तो इस वजह से ये जो यहाँ पर कैलिफोर्निया है यहाँ पर ये फॉल्ट क्रिएट हो गया है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में जो प्लेट है एक दूसरे के साइड साइड में मूव करती हैं और इससे हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके एक फॉल्ट का एग्जांपल है सैन एंड्रयूज फॉल्ट, जो कि अमेरिका में है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है इससे हमारे माउंटेन्स, वैलीज, ओशन बेसिन, मतलब कि ओशन के नीचे की जो ज़मीन है वो बनती है। वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनो पैसिफिक ओशन में आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, इससे हमें ये पता चला कि ये जो अर्थ की सरफेस होती है ये हमेशा चेंज होती रहती है, ये एक जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती और इसकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं। तो इस थ्योरी से हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ वॉल्केनोज आते हैं, ताकि हम उसको टाइमली मैनेज कर सकें। तो यहाँ तक हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। पहले हमने ये देखा कि प्लेट होती क्या है और वो कहाँ पर मूव करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ उसको मूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जो कि अर्थ के कोर से उसको मिलती है। वो एनर्जी मिलने के बाद जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं और बाउंड्रीज़ बनाती हैं। बाउंड्रीज़ 3 तरह की होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इन्हीं बाउंड्रीज़ की वजह से अर्थ की सरफेस पर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक भी आते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको देख लेते हैं। हिंदी में अर्थक्वेक को भूकंप कहा जाता है। इसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का हिलना। तो वराहमिहिर ने अपनी बुक बृहद संहिता में इस भूकंप के बारे में डिटेल में बताया है। उनके अकॉर्डिंग जो विंड्स, रेन्स, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर और ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स होते हैं, इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कब भूकंप आ रहा है। उन्होंने भूकंप को इन 4 चीज़ों से जोड़कर देखा: विंड, फायर, इंद्र, इसको हम स्काई बोल सकते हैं, और वाटर। अगर इन चारों में से किसी का भी डिसबैलेंस होता है तो भूकंप आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन्होंने इन चारों चीज़ों को हमारी कॉन्स्टिलेशन से भी जोड़कर देखा, जो हमारे नक्षत्र होते हैं उनसे भी इन्होंने इसको जोड़ा। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि पुराने टाइम में अर्थक्वेक को एक अंधविश्वास या फिर कोई मैजिकल चीज़ की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाता था और ऑब्जर्व किया जाता था। अगर हम इंडिया में वॉल्केनो देखें तो जो ज़्यादातर वॉल्केनो है अब उनमें से लावा नहीं निकलता, अब वो शांत हो चुके हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा वॉल्केनो जो अभी भी एक्टिव है जिसमें से लावा निकलता है वो है अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में। यहाँ पर अभी भी लावा निकलता है। और एक और वॉल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में ही है, ये है भरतंगा आइलैंड में। लेकिन ये जो वॉल्केनो है इसमें से कोई लावा नहीं निकलता, इसमें से निकलता है कीचड़, मतलब कि गीली मिट्टी जैसी निकलती रहती है और ये अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। थोड़ा सोचकर बताना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।